डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं नई यूनिट जो कि है आपकी 4th यूनिट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है? तो देखिए, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सामुदायिक सहभागिता का तात्पर्य व्यक्तियों के कार्यक्रमों से जुड़ने, अपनी जिम्मेदारियों को समझने एवं उठाने एवं सूझबूझ से कार्यक्रम को बनाने तथा सुधारने एवं क्रियान्वयन में भागीदारी बनाने से होता है। सामुदायिक सहभागिता में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर दलित, पिछड़े, आदिवासी तथा महिलाओं की हिस्सेदारी पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या होता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कि आपकी कम्युनिटी से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हैं, आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं समाज से जुड़ी, कम्युनिटी से जुड़ी, उन सबको मिलकर सूझबूझ के साथ में उसमें भागीदार बनना, मतलब उसमें भाग लेना, उस पर अमल करना तथा जो आपके पिछड़े और दलित, आदिवासी महिलाएं हैं उनको भी उसकी तरफ ध्यान एकत्रित कराना और उनको लाभ पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के उपाय क्या क्या हैं? देखिए, समुदाय की रुचि, क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेना। सबसे पहले क्या है? सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के उपाय। तो पहला उपाय क्या है? समुदाय की रुचि करना है, समुदाय में रुचि लेना है, क्षमताओं तथा उपलब्ध संसाधनों की जानकारी लेना है। कौन कौन से संसाधन, कौन कौन से जानकारी समुदाय में उपलब्ध हैं और कौन कौन सी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है, वो सब हमें पता होना चाहिए। समुदाय में नेतृत्व विकसित करना तथा समुदाय के नेताओं की सहायता करना। ठीक, ऐसा नहीं है कि नेता कुछ काम कर रहा है, आप उसको सहायता नहीं कर रहे हो, तो आपकी सहायता के बिना आपके एरिया में, आपकी कम्युनिटी में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। ये भी आपको उसको करना है। अपनी प्रॉब्लम्स उनको बतानी है, कैसे उनका निपटारा हो सकता है, उसका उनको आइडिया देना है। पंचायती राज्य संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों को गतिशील बनाना तथा उनकी सहायता प्रदान करना, ये भी आपको करना है। स्थानीय संसाधनों तथा सरकार के द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का भरपूर उपयोग करना। अगर सरकार आपको कोई सुविधा उपलब्ध करा रही है तो उसको अच्छे से उसका उपयोग करना, ये भी आपके जो है सामुदायिक सहभागिता में आता है। इसके बाद स्थानीय संसाधनों तथा सरकार के द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का भरपूर उपयोग करना। समुदाय में रहने वाले सदस्यों से बल, धन तथा श्रम के रूप में सहयोग प्राप्त करना, ये आपको करना है। समुदाय में जो रह रहे हैं लोग, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, धन की हेल्प ले सकते हैं, बल की हेल्प ले सकते हैं, है ना, श्रम की हेल्प ले सकते हैं और अपने समुदाय को अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद सूचना, शिक्षा तथा संचार का उपयोग कर सामुदायिक सहभागिता हेतु लोगों में रुचि जगाना। समुदाय को नवीन विधियों तथा तकनीकों का उपयोग करके काम करने के लिए प्रोत्साहन करना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे समुदाय में, हमारी कम्युनिटी में आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सरकार उन्हें क्या क्या सुविधा दे रही है और कौन कौन सी सुविधा का वो लाभ उठा के क्या क्या वहाँ पे अपने समुदाय में बेनिफिट पा सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। ये उनको पहले आपको पता करना है कि सरकार क्या क्या कर रही है अगर आप इस कंडीशन में हैं, और फिर आपको अपनी ही जनता को, अपनी ही कम्युनिटी को क्या करना है? मोटिवेट करना है, उनको अवेयर कराना है उस चीज़ से, ताकि वो सरकार की सारी योजनाओं का लाभ अच्छे से उठा सकें। अब बात करते हैं जल निस्तारण और सीवेज सिस्टम की। तो इसका अर्थ है कि एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से घरों, फैक्ट्रियों और औद्योगिक संस्थाओं से गंदे पानी और मलमूत्र का संग्रहण, परिवहन तथा निपटारा किया जाता है। सीवेज सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब जल निस्तारण और सीवेज सिस्टम का मतलब ये है कि आपके आसपास कोई फैक्ट्री है, आपके घर हैं, आपके औद्योगिक हैं, तो उनसे निकलने वाला जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, उनका निपटारा कैसे करना है, उनसे कैसे बचना है, उस इन्फेक्शन से कैसे बचना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके दो प्रकार होते हैं, संयुक्त सीवेज सिस्टम और पृथक सीवेज सिस्टम। संयुक्त सीवेज सिस्टम क्या है? इस विधि के अंतर्गत मल, जब बरसात का पानी और घरों का गंदा पानी सीवरों द्वारा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? पृथक सीवेज सिस्टम। इस विधि के अंतर्गत भूमि का सतही जल सीवरों में नहीं जाने दिया जाता है तथा गंदे जल को अलग सीवर में इकट्ठा किया जाता है। अधिक मात्रा में सीवेज सिस्टम में जल होना आवश्यक है, बिना जल के इस सिस्टम को देख रेख करना मुश्किल होता है, ठीक। इसमें क्या करेंगे हम? जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको सेपरेट रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सीवेज सिस्टम की रचना कैसी होनी चाहिए? सीवेज सिस्टम के आवश्यक रचना: घरेलू सैनिटरी सामान, घरों के लिए नल, प्लम्बिंग व्यवस्था, घरेलू सीवर, ड्राइनेज, मेन हॉल और ट्रेप आदि आते हैं। ये क्या है? सिस्टम है किसका? सीवेज का।
आप जैसे कि आप प्लम्बिंग करें, है ना, घर में सीवर का अलग अलग से करें, फैक्ट्रियों का सीवेज अलग से करें, उनका निपटारा अलग से करें, उनको डिकंटेमिनेट करें पहले, फिर उनको कहीं बाहर कम्युनिटी की तरफ दें, पहले उसमें क्लोरीन डालें और अदर केमिकल डालें जिससे कि उसका कीटाणु मरे, उसका इन्फेक्शन मरे, उसके बाद उसका निस्तारण करें। इस तरीके उसको डंपिंग करें, उसको इंसिनरेशंस करें, मतलब उसको जला के गड्ढे में दबाएं, इस तरीके के काम करें। उसको खाद बनाएं, खाद बनाने के बाद उसको खेतों में डालें। इस तरीके से आपको उसका निपटारा करना है। घरेलू सैनिटरी फिटिंग क्या होती हैं? तो इसमें शौचालय, यूरिनल तथा वॉश बेसिन आदि आते हैं। शौचालय 3 तरीके के होते हैं: भारतीय शौचालय, एंग्लो इंडियन शौचालय और यूरोपियन शौचालय। अब देखिए घरेलू सीवेज की बात करें तो इसके अंतर्गत शौचालयों में फ्लैश करने पर सीवेज तथा गंदा पानी जमीन में लगे पाइपों द्वारा घरेलू सीवर में प्रवेश करता है। इन पाइपों के द्वारा बदबू द्वार गैसों के बाहर निकल जाती है। यूरिनल से यूरिनिना तथा वॉश बेसिन से गंदा पानी भी घरेलू ड्रेन में पहुंचता है। घरेलू ड्रेन के पाइपों के लिए 100 सेंटीमीटर पाइपों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें जमीन में 15 सेंटीमीटर अंदर सीमेंट कंक्रीट के सहारे लगाया जाता है। ये आपका घर का है। अब सार्वजनिक सीवरेज में क्या होता है? ठीक है, सार्वजनिक सीवरेज में क्या होता है? इन सीवरेजों में घरों का, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों का मलबा, गंदगी एकत्रित होती है। इसमें मेन हॉल तथा ट्रैप होता है जहाँ पर घुमाव होता है और 2 या 2 से अधिक सीवर होते हैं। इसके अंतर्गत 100 फुट का मेन होल बनाया जाता है। सीवेज सिस्टम का रखरखाव करना जरूरी होता है क्योंकि इसके कारण संक्रमण का खतरा रहता है। तो ये सीवेज का है। ठीक है, सीवेज में क्या करना है? एक मेन होल होता है इसमें जो घुमावदार होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक सीवेज बने हुए होते हैं। 100 फुट का मेन होल होता है वो, और क्या होता है उसमें? उसका रखरखाव किया जाता है। इसके कारण वहाँ पे संक्रमण नहीं फैलता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा इस होल में जमा होता रहता है। गाँव एवं आसपास स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गाँव एवं उसके आसपास के स्वास्थ्य प्रद पर्यावरण हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी बातों पे? ग्रामीण पर्यावरण को खतरा पहुंचाने वाले कारकों जैसे मलमूत्र निकास नलियां, पशु मलमूत्र, कचरा तथा अन्य प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाकर उनका समाधान करना चाहिए। गांव के कचरे हेतु उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए। घरों से निकलने वाले कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। हर घर के बाहर कचरा पात्र होना चाहिए। कचरा पात्रों को नियमित खाली करने की व्यवस्था होनी चाहिए। गंदे पानी को सड़क, गली और मकान के आसपास नहीं फैलाना चाहिए। इससे गंदगी फैलती है और संक्रमण का खतरा भी रहता है। नलियों के निकास की प्रणाली उपयुक्त होनी चाहिए। घरों के आसपास छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। और क्या करना चाहिए? देखिए, घर में पुराने और कच्चे शौचालयों की जगह सैनिटरी शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। गाँव में एक सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसकी नियमित सफाई भी होनी चाहिए। स्कूल में वातावरण स्वच्छ एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। गाँव के बाहर स्थित शमशान गृहों और कब्रिस्तान की साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्था सही होनी चाहिए। गाँव में आवागमन हेतु पर्याप्त चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। ईंधन के लिए जगह LPG के उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा, एयर प्रदूषण कम होगा। पंचायती राज संस्थाओं को गांव एवं आसपास के वातावरण के स्वास्थ्य प्रदत्त बनाने के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों का चयन करना चाहिए। सड़कें एवं नालियों की डेली सफाई, तालाबों एवं कुओं का विसंक्रमण, बच्चों के लिए खेल कूद के पार्क आदि बनाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद टोटल सैनिटरी कैंपेनिंग क्या होता है? देखिए, टोटल सैनिटरी कैंपेनिंग की जब बात करेंगे, TSC संपूर्ण स्वच्छता अभियान, तो भारत सरकार ने सन 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सेंट्रल रूरल सैनिटरी प्रोग्राम प्रारंभ किया था, जो 1999 में इस कार्यक्रम के पुनर्गठित करके संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो भारत सरकार ने 1986 में एक अभियान चलाया था जिसको केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम बोला गया था। ठीक है, ये 1999 में इस कार्यक्रम का दोबारा से गठन किया गया, दोबारा से चलाया गया इस अभियान को। उसके बाद उसको अभियान को भारत सरकार ने ग्रामीण मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना दिया। मतलब अब पहले ये अभियान शुरू हुआ था 1986 में, 1999 में दोबारा शुरू हुआ। उसके बाद सरकार को लगा कि ये अभियान बहुत ज़रूरी चलाया जाना है, नहीं तो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने इसको महत्वपूर्ण एक मेन मुद्दा बना दिया और अपने मंत्रालय के कार्यक्रम में इसको शामिल कर लिया।
संपूर्ण स्वच्छता अभियान के उद्देश्य क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को गति प्रदान करना। मतलब अगर वहाँ पे कोई भी गंदगी हो रही है, कोई भी अस्वच्छता हो रही है, तो उसको कवरेज करना, मतलब उसका ध्यान रखना, उसका मॉनिटरिंग करना और उसका निस्तारण करना। ठीक है। और क्या है इसका? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराना इसका उद्देश्य है। अभी देखा होगा आपने, सरकार ने बहुत सारे शौचालय अभियान चला रखे हैं। उसमें सरकार फ्री शौचालय बनवा रही है, जो नहीं बनवा पाते अपने घर में। उसके लिए आपने देखा होगा कि ये अमिताभ बच्चन का एक ऐड भी आता है टीवी पे। ठीक, शुद्ध सोच और सो सोच करके एक ऐड आता है, वो आपने देखा होगा। तो ये इसके लिए बहुत ही जागरूकता फैलाई जा रही है। सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक उत्पन्न करना। सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का उत्पन्न कराना तथा विद्यार्थियों में हाइजीन शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदतें विकसित करने को बढ़ावा देना। खुले में शौच की आदतों को समाप्त करना तथा भोजन तथा पानी के स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना। ठोस एवं द्रव कचरे के निपटान हेतु पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणाली विकसित करना। प्रणाली, ठीक है। क्या होगा? ठोस एवं द्रव कचरे के निपटान हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रणाली विकसित करना है। स्वच्छता सुविधाओं का पूर्ति हेतु उत्पादन केंद्र स्थापित करना। ठीक है। सुविधा, जितनी भी स्वच्छता की सुविधाएं हैं उनके लिए अगर कोई एक मौन है, मतलब कोई एक केंद्र है, केंद्र पूर्ति हेतु स्थापित करना। IST की क्या गतिविधि है? देखिए, TSC की जो गतिविधियां हैं वो देखिए, घरों में शौचालय का निर्माण कराना। वर्तमान में घरों में स्थापित पुरानी सर्विस टाइप शौचालय के स्थान पर सैनिटरी शौचालयों का निर्माण कराना। इसके बाद BPL, परिवार विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोगों को सैनिटरी शौचालय के निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान करना। BPL मतलब जो ये गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं उनको BPL में हम लेकर आते हैं। ठीक है। इसके बाद उत्पादन केंद्रों की स्थापना। देखिए, शौचालयों के अलावा स्वास्थ्य संबंधी अन्य सामग्री जैसे आपका वाटर है, ठीक है, वाटर फिल्टर, कंपोजिट खाद, हैंड वॉशिंग, वॉश बेसिन, प्लेटफॉर्म आदि के लिए उपकरण उपलब्ध कराना है। ठीक है। ये उत्पादन केंद्रों की स्थापना है। केंद्रों पे कैसे क्या क्या आपको उत्पादन करना है, क्या क्या स्थापना करनी है, क्या क्या होना जरूरी है, तो इसके बारे में है। तो देखिए, वाटर फिल्टर, कंपोजिट खाद जरूरी है, हैंड वॉशिंग एरिया जरूरी है, वॉश बेसिन जरूरी है ना, प्लेटफॉर्म आदि के लिए उपकरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कैसे करेंगे? तो घरों में शौचालय, स्नान गृहों की सुविधा नहीं होने पर सामुदायिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना करना। आपने देखा होगा कि गांव के एरियाओं में सरकार ने जगह जगह शौचालय और नहाने के लिए स्नान गृहों का निर्माण किया है। उसमें अगर किसी के घर में इस चीज़ की कोई भी उपलब्धता नहीं है तो वो वहाँ पे आके इस चीज़ का लाभ उठा सकता है। हर गांव में बना हुआ है ये, हर गांव में आपको एक एक शौचालय गांव के बाहर और एक वॉशरूम बना हुआ दिखाई देगा। कॉम्प्लेक्सों के लिए स्थान का चयन समुदाय या लोगों की राय के अनुसार करना। सामुदायिक कॉम्प्लेक्सों में पर्याप्त संख्या में शौचालय, बाथरूम तथा वॉश बेसिन उपलब्ध कराना। कॉम्प्लेक्सों में पुरुष व महिलाओं के लिए अलग अलग ब्लॉक होने चाहिए तथा उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष का और महिलाओं का सेम ही है, पुरुष का और महिलाओं का भी उन्होंने अलग अलग किया है। आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे पुरुष और महिलाओं के लिए सरकारी जो है वो ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। वहाँ पे आप अच्छे से अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए शौच को कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने सभी होटल वालों को, सभी बैंक वालों को, सभी स्कूल वालों को, अगर किसी को इमरजेंसी है, किसी को शौच जाना है, टॉयलेट जाना है, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। उनके लिए वो फ्री है। कोई भी संस्था कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, वो उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती है। ये सरकार ने वहाँ पे रूल बनाया है। ठोस व द्रव कचरे का प्रबंधन कैसे करेंगे? तो पंचायती राज्य संस्थाओं द्वारा कचरे का संग्रहण, परिवहन तथा निपटान की प्रणाली बनाना। जल स्रोतों को संदूषित होने से बचाना। कृषि भूमि को वाटर लैगिंग से बचाना। ये ठोस व द्रव कचरे का प्रबंधन होता है। संस्थागत शौचालयों का निर्माण कैसे करेंगे? तो देखिए, स्वच्छता संबंधी आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु संस्थाओं में शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता सुविधाओं में बढ़ोतरी करना। स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों का निर्माण करना। स्कूल में विद्यालय स्वच्छता एवं हाइजीन शिक्षा के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण करना। आंगनवाड़ी केंद्रों में बेबी फ्रेंडली टॉयलेट का निर्माण करना तथा किराए के भवन में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय निर्माण हेतु योजना का बनाना। तो जो कुछ किराए के मकान में भी जो है आपके आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, उनमें शौचालय की सुविधा नहीं होती है, तो आपको ऐसे किराए के मकान लेने हैं ये चलाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, जिसमें शौचालय की भी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है। इसके बाद देखिए, वित्तीय सहायता। केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान की गतिविधियों के लिए बजट उपलब्ध करवाना है वित्तीय सहायता में।
ठीक। राज्य सरकारें, पंचायत, सीवर संस्था, स्वयंसेवी संगठन के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करनी है। अगर कहीं पे इस चीज़ का अभाव है, कमी है, तो ये सारी सुविधाएं सरकार आपको देगी और वित्तीय मंत्रालय का काम है ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराना। अब देखिए, स्कूल सैनिटेशन हाइजीन एजुकेशन क्या होगा, तो स्कूली जीवन से ही बच्चों में स्वच्छ व्यवहार एवं आदतें विकसित करना तथा हाइजीन शिक्षा प्रदान करना संपूर्ण स्वच्छता अभियान की एक महत्वपूर्ण योजना होती है स्कूल सैनिटरी हाइजीन के लिए। ठीक है, क्या करना है, स्कूली जीवन से बच्चों को क्या करना है, हाइजीन विकसित करना है, उसका हाथ धोने के तरीके सिखाने हैं, हाथ धोने का एरिया बनवाना है, वहाँ पे हाथ धोने के लिए कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म रखना है। ये सारी सुविधाएं स्कूल जो है वो करा के देगा बच्चों के लिए। बेनिफिट ऑफ स्कूल सैनिटरी हाइजीन क्या है, बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, उनमें एक आदत बनेगी खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, कोई गंदी चीज़ को छूने से बाद हाथ धोना, तो हाथ धोने के तरीके उनको पता चलेंगे, तो उससे क्या होगा, बीमारियां कम होंगी। बच्चों में दस्त एवं पेट संबंधी संक्रमण कम होगा, मलेरिया तथा श्वसन संक्रमण का कम होगा, बच्चों में होने वाले नेत्र संक्रमण कम होंगे, स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ेगी। ठीक है, बीमार होंगे भाई, क्या होगा, स्कूलों में बच्चों की स्थिति बढ़ेगी, बीमार होंगे तो वो छुट्टी मारेंगे, बीमार नहीं होंगे तो वो छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है, स्कूल सैनिटेशन एंड हाइजीन एजुकेशन के अंतर्गत सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, तो स्कूलों में शौचालय मूत्रालयों का निर्माण करना, 100 विद्यार्थियों के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए, ये एक कंपलसरी है कि अगर 100 आपके बच्चे हैं स्कूल में तो उनके लिए एक टॉयलेट होना जरूरी है। लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट होना जरूरी है। सुरक्षित जल आपूर्ति होना है, वहाँ पे जल का होना भी जरूरी है। हाथ धोने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ठोस कचरे हेतु कचरे के गड्ढे का निर्माण करना चाहिए। तरल कचरे हेतु निकास नलियों की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूलों में लाइट व वेंटिलेशन युक्त कमरों का निर्माण करना चाहिए। ये सारी सुविधाएं जो है बच्चों के स्कूल में दी जानी है, ये सरकार का ऑर्डर है। इसके बाद देखिए, स्कूल में हाथ धोने की सुविधाएं हेतु साधन, हाथ धोने हेतु सुविधाजनक स्थान होना चाहिए। वॉश बेसिन तथा हाथ धोने की अन्य व्यवस्थाएं, पानी की टंकियां आदि प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, नियमित एवं पर्याप्त जलापूर्ति होनी चाहिए। साबुन या साबुन का घोल होना चाहिए। हाथ धोने के बाद व्यर्थ पानी का निकास प्रणाली प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब हाथ धोए हैं तो ऐसा नहीं कि पानी वहीं इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर उसको निकालने की प्रणाली आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद गाँव में सैनिटरी शौचालय के प्रचलन में आ रही बाधाएं, कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो देखिए, एक सामाजिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी शौचालय के प्रचलन में बाधाएं या उसको स्वीकार न करने के कारण निम्नलिखित आती हैं। घरों में शौचालय निर्माण को अपवित्र माना जाता है, एक ये भी बाधा है कि भाई घर में शौचालय बना दिया तो उसको अपवित्र मानते हैं, घर में बना दिया। जैसे कि आपने देखा होगा टॉयलेट वाली मूवी में, जो अक्षय कुमार की मूवी है। शौचालय के कारण घर में मक्खियाँ का होना, शौचालय के कारण घर में दुर्गंध होना, शौचालय के निर्माण में अधिक खर्चा होना, लोगों के मलमूत्र से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की जानकारी नहीं होना, खुले में शौच की आदतें त्यागने में परेशानी होना। ये कुछ मेन रीज़न है जो गाँव में सैनिटरी के प्रचलन में बाधाएं आ रही हैं। जो लोगों की पुरानी सोच है, जो पुराने लोग हैं, उनका जो पुराना तरीका है, वो उसी में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। घरों में शौचालय बनाने के लिए वो अपवित्र मानते हैं। ठीक है, ये एक दिक्कत है बहुत बड़ी जो बाधा बन रही है इस चीज़ में। खुले मैदानों में शौच करने के क्या खतरे हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में खुले मैदानों में शौच करना तथा मलमूत्र का खुला पड़ा रहना सामान्य बात होती है। इस वजह से निम्न संकट उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से संकट उत्पन्न हो सकते हैं? खुले में शौच से गंदगी फैलती है, सबसे पहले वातावरण अशुद्ध होता है, अपरियद अच्छा नहीं लगता है, प्रदूषण होता है। मलमूत्र के कारण जल स्रोतों का पानी भी प्रदूषित होता है, मक्खियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। गंदी मक्खियाँ गंदे खाने पे बैठ के बच्चों को बीमार करती हैं, पानी पे बैठ के पानी को दूषित करती हैं। खुले में शौच करने पर स्थान व उग रही सब्जियां, फल दूषित हो सकते हैं। इनके सेवन से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। भाई वहाँ पे खुले में शौच करेंगे तो वो शौच जो है वो आपके खाने के सामानों में भी इंक्लूड होगा, बीमारियां वहाँ से भी आ सकती हैं। नंगे पैर खुले में शौच करने से हुकवॉर्म नाम की बीमारी हो सकती है। देखिए, हुकवॉर्म नाम की जो बीमारी है ना, वो हमेशा आपके पैर से फैलती है। पैरों, उसके जो बैक्टीरिया रहते हैं वो 4 फुट से ऊपर नहीं आ सकते हैं, तो वो पैरों के ऊपर ही अटैक करते हैं। तो अगर आप नंगे पैर घूमते हैं तो आपको हुकवॉर्म होने की बीमारी रह सकती है। तथा मानव बल में उपस्थित फीटा कृमि का जंगली जानवर द्वारा सेवन करना। भाई जो जानवर होते हैं वो जंगल में चरते रहते हैं, घास वगैरह खाते हैं वहाँ पे, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं और बीमारी को घर लेकर आ सकते हैं या बीमारी को इधर से उधर लेकर जा सकते हैं। मानव की त्वचा में घाव होने पर मिट्टी में उपस्थित टिटनेस वैसिलाई नामक वायरस खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। अब टिटनेस वैसिलाई वायरस जो होता है, टिटनेस वाला जो कीड़ा होता है, वो भी आपका खुले में रहता है और शौच करने से फैलता है, तो वो भी आपको लग सकता है। खुले में शौच करने के बाद हाथ धोने की सही व्यवस्था ना होने पर मलीय मुखीय संक्रमण संदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। मतलब आपके फीको ओरल रूट से भी आपको ये प्रदूषण लग सकता है, ये बैक्टीरिया लग सकता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार,
ठीक है, ये क्या है निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो ग्राम पुरस्कार एक प्रोत्साहन स्कीम होती है जिससे तहत ऐसी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्यों के निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है जो पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं तथा खुले में शौच से मुक्ति होते हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत में संस्था स्तर खुले में शौच की पूर्ण समाप्ति तथा ग्राम में पूरी तरह स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार NGP की योजना रखी गई है। ठीक है, नेशनल ग्राम पंचायत। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो ब्लॉक हैं, पंचायत हैं, ज़िले हैं, राज्य हैं, इनको पुरस्कार दिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा साफ़ होगा, जिस गांव में सबसे कम बीमारियां होंगी, साफ़ सफाई का प्रॉपर निस्तारण होगा, उनको पुरस्कार मिलेगा सरकार के द्वारा। देखिए इसके बाद देखिए निर्मल ग्राम पुरस्कार का उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण भारत में साफ सफाई की अच्छी आदतों को दैनिक जीवन स्तर में रूप में बढ़ावा देना, गांवों को खुलों में शौच मुक्त बनाएं और ठोस एवं अपशिष्ट का प्रबंधन करना। NGP की शर्तें क्या हैं। सभी घरों में सैनिटरी शौचालय होना चाहिए, ये एक शर्त है NGP की। इसके बाद देखिए स्कूल 100% स्कूल सैनिटेशंस होना चाहिए। गांव खुले में शौच की बुरी आदतों से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। उस गांव में कोई भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छ का पूरी तरह से रखरखाव होना चाहिए। साफ सफाई के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करना चाहिए। गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गोबर एवं कचरा निस्तारण हेतु प्लांट होना चाहिए। हरियाली हेतु गाँव में वृक्षारोपण करना चाहिए तथा बाग बगीचे होने चाहिए। ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो NGP, ठीक है, NGP जो है आपका निर्मल ग्राम पुरस्कार, उसके लिए आपके गांव में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं, इसको आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।